नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान संवैधानिक इतिहास से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, और इन प्रश्नों में हम MCQ क्वेश्चन के साथ में वन लाइनर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपको इन 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान संवैधानिक इतिहास से संबंधित पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौतों में प्रावधान था। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, B मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, C हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों, आपको इसमें 3 सेकंड मिलेंगे, आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो दोस्तों जो सही आंसर है वो है D हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और दोस्तों, ये पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 में। कब? 25 सितंबर 1932। किनके बीच हुआ था? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। और इनमें जो किनके प्रयासों से हुआ तो वो है राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। आपको सूची 1 और सूची 2 में, आपको सूची 1 में सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, इनमें से आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका मैच करना आपको। जैसे सूरत विभाजन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1907 में, ठीक है। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ वो 1932 में हुआ था। कब? 1932 में, जब पुनः समझौता हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन ये कब हुआ था? 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो हुआ था वो हुआ 1929 में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, इसका जो आपको आंसर बताना है, 3 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो दोस्तों, इसके बारे में और डिस्कस करें तो इस समय जब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हुआ था, इसमें क्या कहा गया था कि भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। और क्या हुआ था दोस्तों, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और केंद्र तथा प्रांतों में क्या हुआ था? विधान परिषदों की स्थापना हुई थी। विधान परिषदों की स्थापना, ठीक है। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की, ठीक है। और चार्ट एक्ट 1833 की अगर दोस्तों बात करें तो 1833 में क्या हुआ था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर, और जो सबसे पहले जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। और दास प्रथा का अंत हुआ था 1833 में। किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का अंत।
बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की दोस्तों, तो इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। और बजट पर चर्चा विमर्श करने की जो अधिकार दिए गए थे वो सबसे पहले 1892 के तहत दिए गए थे। फिर बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की, तो इसमें इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, जिसमें मार्ले जो था वो भारत का सचिव था और मिंटो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था उस वक्त। और इसमें क्या कहा गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के लिए, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। एक तो मुसलमानों के लिए और दूसरी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इन दोनों की शुरुआत हुई थी इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुमेलित कीजिए एक सूची 1 को सूची 2 के साथ में और नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करना। जैसे सूची 1 और सूची 2 में, जैसे अगस्त घोषणा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगस्त जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी किसके समय हुई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय। और कब हुई थी? 1940 के समय आसपास। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और अगस्त संकल्प था वो दोस्तों कब हुआ था? महात्मा गांधी के समय। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के। प्रत्यक्ष कार्य दिवस के समय मुसलमानों को अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसे सिद्धि कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है और मुस्लिम दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुलेट एक्ट पारित किया गया। रेगुलेट एक्ट कब पारित किया? आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। रेगुलेट एक्ट दोस्तों 1773 में पारित किया गया। दोस्तों इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी और बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसको गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर के साथ में जनरल शब्द और जोड़ दिया था। और जो पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। और बम्बई और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय, जैसे 1861 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, उस वक्त क्या हुआ था कि 1773 में, उससे पहले कि कलकत्ता और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत शामिल किया, लेकिन फिर बाद में उनको अलग अलग कर दिया था और कलकत्ता में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ठीक है। कब की गई थी? 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत। और इनका जो सबसे पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1786 का एमेंडेड एक्ट के तहत। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्यों के थे उनको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया था। और उन अलग करने के व्यापारिक और राजनीतिक, व्यापारी के लिए अलग बोर्ड का निर्माण किया गया था, जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीति के लिए था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और उस वक्त पिट्स जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय। और 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री
नियुक्त किया गया था? कब किया गया था, इसको आंसर बताना है आपको दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो 1858 में किया गया था। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका आपको सही आंसर बताना है। इसमें दोस्तों इनमें चारों में से ये सारे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से किसको किया गया था, इसका सही जवाब देना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आपको दोस्तों सही आंसर बताना है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था दोस्तों? 1909 में, ठीक है, जिसमें मिंटो क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल, और मार्ले भारत का सचिव था, जिसमें क्या बात कही गई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल से संबंधित। तो इस मार्ले मिंटो सुधार बिल जो वर्ष में पारित किया गया था वो कौन सा है दोस्तों? 1919 में। और इसकी जो मुख्य बात है वो क्या थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो वही हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बनाना। तो ये कब किसके तहत हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ था 1919 में। उन्नीस के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसका जो सही आंसर है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसमें आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम थे वो दोस्तों कब हुआ था? इसका जो वर्ष है दोस्तों वो कौन सा होगा? 1919। अगर दोस्तों इसमें मुख्य बातें पूछी जाए तो वो है प्रांतों में द्वैत शासन अर्थात दोहरा शासन की स्थापना की गई। और इसमें समाप्त कब किया गया था अगर पूछा जाए तो 1935 में। ये दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में अधिकतर बार बार पूछा भी गया है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार क्या था, या प्रांतों में दोहरा शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। अगर इसको समाप्त करने की बात की जाए तो 1935 में। और ये भी कहा जाता है कि प्रांतों से हटकर ये केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में, ठीक है। और बात करें 1919 की तो केंद्र के विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें एक तो केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद, ठीक है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1892 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में हुई थी। और 1919 में क्या किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। और महिला को मताधिकार का दिया गया, महिला को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। और केंद्र तथा प्रांतों के जो बजट था जो उनको अलग अलग कर दिया था। केंद्र और प्रांत का जो बजट था उनको अलग कर दिया गया था। और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1919 में।
किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और इसमें जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड एमरी जो थे। कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया था, 3 मंत्रियों का गठन किया गया था, उस वक्त लॉर्ड एमरी नहीं थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों। प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में इसका विषय नहीं माना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में जब भारत को संपूर्ण सत्ता सौंप रहे थे उस वक्त कौन सी योजना चलाई गई थी? तो उस वक्त जो योजना चलाई थी वो थी माउंटबेटन योजना। कब चलाई गई थी? 1947 में। और वेवल योजना कब हुई थी? 1945 में, शिमला समझौता के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सुमेल नहीं है? जैसे मार्लो मिंटो सुधार जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात की गई थी और मुसलमान पृथक निर्वाचन की। भारत सरकार अधिनियम में स्वशासन की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ था। साइमन कमीशन में भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 के बाद, 1947 में। साइमन कमीशन दोस्तों क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साइमन कमीशन सन 1927 में भारत आया था और इसका गठन हुआ साइमन कमीशन का 1927 में। और भारत में आने की अगर बात की जाए तो वो 3 फरवरी को आया था, 3 फरवरी को 1928 में। ठीक है। और उस समय जो वाइस राय था वो था लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के तहत जो वाइस राय था वो लॉर्ड इरविन था और भारत का सचिव था तो लॉर्ड विक्रेन। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए सूची 1 को सूची 2 के साथ। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या था दोस्तों? प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत सरकार परिषद अधिनियम 1861 में क्या था? सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में नहीं पूछ रहा। अगर प्रांतों में पूछा जाए तो 1919 और केंद्र में पूछा जाए तो 1935 में लागू किया गया था। ठीक है। और अगर इसके और बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। दास्ता का घोषणा पत्र। और बिना ब्रेक की गाड़ी कहा था। बिना ब्रेक की गाड़ी। ठीक है। और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी 1935 में हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भी हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन हुआ था, सेंटर में और स्टेट में। भारत परिषद की स्थापना, भारत परिषद की स्थापना। और उच्चतम न्यायालय और आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। आरबीआई और उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। और प्रांतों में स्वायत्ता, ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है 1935 में, प्रांतों में स्वायत्ता। अच्छा, प्रांतों में स्वतंत्र शासन।
और बात करें दोस्तों 1919 के अधिनियम में कुछ व्यक्तियों के जो विचार हैं वो हैं लोकमान्य तिलक के द्वारा जो विचार दिए गए थे 1919 के अधिनियम के थे, इसको कहा था असंतोषप्रद और निराशाजनक और एक बिना सूरज का सवेरा कहा था। एक बिना सूरज का सवेरा किसे कहा गया था? 1919 के अधिनियम को। और सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा था बेड़ियों का नया जाल। बेड़ियों का नया जाल किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और श्रीनिवासन ने इसमें कहा था कि नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का एक प्रथम उल्लंघन कहा था इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष सभी शब्दों का क्रम आपको सही सजाना है इसका। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए, डी तथा बी। अगला प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्वायत्ता अगर पूछी जाए तो सीधा इसका आंसर होता है 1935। अगला प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया, इसका आंसर बताना आपको। भारत में जो सचिव का पद निर्मित किया गया था वो दोस्तों किसके अधीन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन चिन्हित करना। असत्य कथन क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाते हैं। तो दोस्तों इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नहीं कहते कि 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो ये 1919 को 1921 में लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषय को अलग अलग कर दिया गया था। जो इसका सही आंसर नहीं है वो है, सॉरी दोस्तों इसका जो सही आंसर बता रखा है और असत्य कथन है वो है ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। 1935 में यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी, ये भी था। इसने प्रांतीय स्तर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधेयकों को आवंटित किया, ये इसका सही आंसर नहीं है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो ये होगा क्योंकि इसमें ये उसकी मुख्य विशेषता नहीं मानी। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है संवैधानिक अधिनियम और उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? तो वो होगा इसका आंसर है 1919 में भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। दोस्तों ये सबसे मुख्य बात है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर जनरल स्वयं करता है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 57 विषय थे। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रांतीय स्वायत्ता। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है रेगुलेट एक्ट 1773। ईसाइयों के लिए किए गए अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया 1919 में। भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का सचिव पद
निर्मित किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? 1935 में संघीय प्रणाली का। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1935 के अधिनियम के। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 ईस्वी का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए गए जाने का आश्वासन दिया था। कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है प्रांतों में स्वायत्तता। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ब्रिटिशकालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा हो गया? 1935 के अधिनियम के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 अधिनियम द्वारा। किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया? 1858 के एक्ट के तहत। किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई? 1773 से 1774 के तहत गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।